भैया, घर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ आसपास बहुत सन्नाटा है। ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई लंबे समय से नहीं रहा। विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पुराने घरों में ऐसा माहौल होता है, लेकिन जगह अच्छी है और किराया भी कम है। हमें बस इसे थोड़ा साफ करना होगा। दोनों ने सामान अंदर ले जाना शुरू किया। घर के अंदर हल्की ठंड थी, जैसे दीवारों में नमी हो। सीढ़ियों के पास एक छोटा दरवाजा था जो आंगन की ओर खुलता था। उस दरवाजे पर जंग लगा ताला लगा हुआ था। रोहन ने उस दरवाजे की ओर इशारा किया। भैया, ये दरवाजा आंगन की तरफ जाता है या कहीं और? ताला इतना पुराना लग रहा है जैसे किसी ने सालों से इसे खोला ही नहीं। शायद पुराने मालिक ने बंद कर दिया होगा। पहले घर साफ कर लेते हैं, बाद में आराम से देखेंगे कि इसके पीछे क्या है। दोपहर तक दोनों भाई घर की सफाई में लगे रहे। खिड़कियों से आती धूप कमरे में फैली हुई थी और धीरे धीरे घर सामान्य लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे शाम करीब आने लगी, घर का माहौल फिर अजीब होने लगा। रोहन रसोई साफ कर रहा था जब उसे लगा जैसे बाहर आंगन में कोई खड़ा है। उसने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद विवेक नीचे आया। काम लगभग खत्म हो गया है, बस आंगन साफ करना बाकी है, फिर हम आराम से बैठ सकते हैं। भैया, मुझे लगता है कोई अभी अभी आंगन में था। मैंने कदमों की हल्की आवाज भी सुनी थी। विवेक ने हंसते हुए जवाब दिया। तू हर आवाज को भूत बना देता है। यहाँ शायद कोई बिल्ली या कुत्ता होगा। खाली जगहों में ऐसे आवाजें आना सामान्य है। शाम होते होते आसमान नारंगी रंग में बदल गया। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। दोनों भाई आंगन में कुर्सी डालकर बैठ गए। उसी समय सामने वाले घर से एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे चलते हुए आई। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखें बहुत तेज थीं। उन्होंने दोनों को कुछ देर तक देखा और फिर बोली। तुम लोग नए आए हो इस घर में। पहले यहाँ जो रहते थे वे ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। अगर रहना है तो एक बात याद रखना। कौन सी बात दादी? क्या इस घर में कोई परेशानी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए? महिला ने आंगन की मिट्टी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा। रात के बाद आंगन में किसी का नाम मत पुकारना। अगर किसी ने तुम्हें बुलाया भी तो जवाब मत देना। रोहन हंस पड़ा। दादी, ये कैसी अजीब बात है? अगर कोई सच में बुला रहा हो तो जवाब देना तो पड़ेगा। महिला ने गंभीर नजरों से उसे देखा। यहाँ रात में जो बुलाता है वह इंसान नहीं होता। यह कहकर वह धीरे धीरे वापस चली गई। रात के लगभग 11 बजे घर में सन्नाटा फैल चुका था। बाहर झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। रोहन अपने कमरे में लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार बुजुर्ग महिला की बात याद आ रही थी। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे आंगन में हल्की सरसराहट हो रही है। वह उठकर खिड़की के पास गया और बाहर झांका। आंगन खाली था, लेकिन मिट्टी के गोल घेरे के पास उसे लगा जैसे कोई अभी अभी खड़ा था। रोहन वापस बिस्तर पर गया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे साफ आवाज सुनाई दी। रोहन! उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह उठकर बैठ गया। फिर आवाज आई, रोहन, बाहर आओ। रोहन घबरा गया और विवेक के कमरे में चला गया। भैया, अभी किसी ने मेरा नाम लिया। आवाज आंगन से आई थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा। विवेक उठकर बैठ गया। शायद तू सपना देख रहा होगा। फिर भी चलकर देखते हैं ताकि तेरा डर खत्म हो जाए। दोनों आंगन में आए। आंगन बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़ने लगे, फिर आवाज आई, रोहन! इस बार आवाज बहुत पास से आई थी। रोहन डर के मारे बोल पड़ा। कौन है वहां? सामने आओ, छिपकर क्यों बुला रहे हो? जैसे ही उसने जवाब दिया, आंगन की हवा अचानक ठंडी हो गई। विवेक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तूने जवाब क्यों दिया? दादी ने मना किया था कि रात में नाम सुनकर जवाब मत देना। रोहन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं डर गया था। मुझे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। सुबह जब सूरज की रोशनी आंगन में फैली, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रोहन का चेहरा पीला था। विवेक ने उसे गौर से देखा।
तू ठीक नहीं लग रहा। रात की बात भूल जा। शायद हम दोनों ने ज्यादा सोच लिया। रोहन ने धीरे कहा। भैया, वह आवाज सिर्फ मुझे ही क्यों बुला रही थी? विवेक के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसी समय आंगन की मिट्टी में एक अजीब चीज दिखाई दी। गोल घेरे के बीच में ताजे पैरों के निशान बने हुए थे और वह निशान सीधे दरवाजे तक आते थे, लेकिन वापस जाने के निशान नहीं थे। भैया, ये निशान किसी इंसान के लगते हैं, लेकिन यहाँ तो रात में कोई आया ही नहीं था। दरवाजा भी अंदर से बंद था। विवेक कुछ पल तक उन निशानों को देखता रहा, फिर धीरे बोला। शायद कोई जानवर रहा होगा। मिट्टी नरम है, इसलिए निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। हम बेवजह डर रहे हैं। लेकिन उसकी आवाज में भी भरोसा नहीं था। दोपहर तक दोनों ने आंगन की मिट्टी समतल कर दी, निशान मिटा दिए गए, लेकिन रोहन का ध्यान बार बार उसी गोल घेरे की तरफ जा रहा था। वह अचानक बोला। भैया, इस गोल निशान के बीच में घास भी नहीं उग रही। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पहले कुछ गड़ा हुआ था। विवेक ने मिट्टी को छूकर देखा। मिट्टी बाकी जगह से ज्यादा ठंडी थी। शायद यहाँ पहले कुआं या गड्ढा रहा होगा। पुराने घरों में ऐसा होता है। लेकिन अगर यहाँ कुछ था तो उसे बंद क्यों किया गया? विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान पर बादल जमा होने लगे थे। हवा भी अचानक भारी लगने लगी। विवेक आंगन में कुर्सी डालकर बैठा था। रोहन चुपचाप मिट्टी को देख रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे कहा। भैया, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई हमें देख रहा है, जैसे हम आंगन में अकेले नहीं हैं? विवेक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसे भी एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उसी समय सरस्वती दादी फिर आंगन के बाहर दिखाई दी। उन्होंने अंदर झांककर पूछा। तुम लोगों ने रात की आवाज सुनी थी ना? विवेक ने सिर हिलाया। हाँ दादी, और रोहन ने गलती से जवाब भी दे दिया। दादी का चेहरा अचानक कठोर हो गया। तो अब वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। बहुत साल पहले यहाँ एक आदमी को जिंदा दफन किया गया था। कहते हैं उसकी आत्मा नाम सुनकर जाग जाती है। रोहन डर गया। लेकिन किसी को जिंदा क्यों दफन किया जाएगा? दादी ने आंगन के गोल घेरे की तरफ इशारा किया। क्योंकि वह आदमी मर नहीं रहा था। यह कहकर वह चली गई। रात फिर धीरे धीरे गहराने लगी। आसमान में बादल छाए थे। चांद दिखाई नहीं दे रहा था। घड़ी में 11:45 हो चुके थे। रोहन अपने कमरे में था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार आंगन की तरफ देख रहा था। कुछ मिनट बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, सरसर, जैसे कोई मिट्टी पर धीरे धीरे चल रहा हो। रोहन खिड़की के पास गया। आंगन अंधेरे में डूबा था, लेकिन उसे लगा जैसे गोल घेरे के बीच में कोई खड़ा है। कुछ सेकंड बाद फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, रोहन। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन आवाज फिर आई, रोहन बाहर आओ। अब आवाज और साफ थी, जैसे कोई आंगन में खड़ा होकर बुला रहा हो। रोहन डर कर विवेक के कमरे में गया। भैया, वह फिर मुझे बुला रहा है। इस बार आवाज और साफ है, जैसे वह आंगन में ही खड़ा हो। विवेक तुरंत उठ गया। दोनों धीरे धीरे आंगन में आए। आंगन पूरी तरह शांत था, लेकिन अचानक गोल घेरे की मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी। रोहन पीछे हट गया। भैया, ये मिट्टी अपने आप क्यों हिल रही है? विवेक भी घबरा गया। कुछ सेकंड बाद मिट्टी के नीचे से धीमी आवाज आई, रोहन। अब आवाज जमीन के अंदर से आ रही थी। रोहन ने घबराकर विवेक का हाथ पकड़ लिया। भैया, वह नीचे से मुझे बुला रहा है, जैसे वह मिट्टी के अंदर फंसा हुआ हो। विवेक ने उसे पीछे खींच लिया। कोई भी आवाज आए, जवाब मत देना। हमें घर के अंदर चलना चाहिए। दोनों जल्दी से अंदर आ गए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब आवाज घर की दीवारों में गूंज रही थी। घड़ी में 12:10 हो चुके थे। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धड़ धड़। रोहन कांपने लगा। भैया, अगर वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया तो? कुछ भी हो जाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन तभी आवाज फिर आई, इस बार बहुत पास से, रोहन, तुमने कल जवाब दिया था,
रोहन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। आवाज बंद हो गई, हवा फिर सामान्य हो गई। दोनों भाई थक कर बैठ गए। विवेक ने धीरे कहा, लगता है वह सिर्फ नाम सुनना चाहता है। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो शायद वह कुछ नहीं कर पाएगा। रोहन चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब भाव थे, जैसे वह अभी भी उस आवाज को सुन रहा हो। सुबह जब विवेक उठा तो रोहन कमरे में नहीं था। वह घबराकर नीचे भागा। रोहन आंगन में खड़ा था, ठीक उसी गोल घेरे के बीच। वह मिट्टी को घूर रहा था। विवेक ने उसे पुकारा, रोहन, तुरंत उस जगह से हट जा। तू कब से वहां खड़ा है और किससे बात कर रहा है? मुझे सच सच बता। रोहन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज सामान्य नहीं लग रही थी। भैया, वह नीचे है। वह बहुत अकेला है। वह चाहता है कि कोई उसका नाम लेकर उसे बाहर बुलाए। विवेक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत रोहन का हाथ पकड़कर उसे घेरे से बाहर खींच लिया। पूरा दिन अजीब बेचैनी में गुजरा। घर के अंदर हर चीज सामान्य दिख रही थी, लेकिन वातावरण भारी था। रोहन चुप था। वह कभी कभी आंगन की तरफ देखने लगता। दोपहर के समय विवेक ने फिर सरस्वती दादी के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। दादी बाहर आईं और बिना कुछ पूछे बोली, मैं जानती हूँ क्यों आए हो। जिसने एक बार उस आवाज को जवाब दिया, वह धीरे धीरे उसी के करीब खींचने लगता है। तो अब क्या होगा? क्या रोहन को उससे बचाया जा सकता है या वह भी उसी के पास चला जाएगा? दादी ने गहरी सांस ली। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वह शक्ति उसे अपने साथ ले जाएगी। उसे रोकने के लिए तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। दादी ने बताया कि जंगल के पास एक तांत्रिक रहता है, भैरवनाथ। वह ऐसी आत्माओं को बांध सकता है, लेकिन यह आसान नहीं था। विवेक तुरंत रोहन को लेकर वहां गया। जंगल के अंदर एक छोटा मंदिर था। वहां एक लंबा दुबला आदमी धूनी के पास बैठा था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं। विवेक ने पूरी बात बताई। कुछ देर चुप रहने के बाद तांत्रिक बोला, जिसे तुमने जगाया है वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसे जमीन के नीचे इसलिए बांधा गया था क्योंकि वह मरने के बाद भी शांत नहीं हुआ। विवेक की आवाज कांप गई। क्या रोहन को बचाया जा सकता है? वह अभी पूरी तरह उसके वश में नहीं आया है। कृपया कुछ कीजिए। तांत्रिक ने सिर हिलाया। अगर आज रात उससे सामना किया जाए तो शायद उसे वापस खींचा जा सकता है। शाम होते होते तांत्रिक घर पहुंच गया। उसने आंगन में कदम रखते ही गोल घेरे को देखा, फिर मिट्टी को हाथ से छुआ। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यहाँ किसी को जिंदा दफनाया गया था। उसके साथ धोखा हुआ था, इसलिए उसकी आत्मा अभी भी नाम सुनकर जाग जाती है। रोहन दूर खड़ा था। वह बार बार उसी घेरे को देख रहा था। तांत्रिक ने आंगन में एक हवन कुंड बनाया। उसने चारों तरफ राख और लाल धागे का घेरा बना दिया। फिर बोला, जब तक मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ कोई भी उस घेरे के अंदर नहीं जाएगा, और चाहे कुछ भी हो जाए उसका नाम नहीं लेना। विवेक ने सिर हिलाया, लेकिन रोहन की आंखें अजीब हो चुकी थीं। घड़ी ने 12 बजाए। हवा अचानक ठंडी हो गई। हवन की आग हल्के हल्के जल रही थी। अचानक मिट्टी हिलने लगी। फिर वही आवाज आई, रोहन। रोहन का शरीर कांप गया। विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोहन, ध्यान से सुन। चाहे जो भी आवाज आए तू जवाब मत देना। वह असली नहीं है। लेकिन आवाज और तेज हो गई। रोहन, तुमने मुझे बुलाया था। मिट्टी फटने लगी। कुछ ही क्षणों में गोल घेरे की मिट्टी बीच से टूट गई। एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढे के अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से 2 चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। तांत्रिक जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जिसे इस धरती में बांधा गया है वह आज इस अग्नि के सामने बंधन में रहेगा। अचानक गड्ढे से धुएं जैसी काली आकृति बाहर निकलने लगी। वह आकृति धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। उसने रोहन की तरफ देखा। तुमने मेरा नाम सुना, तुमने जवाब दिया, अब तुम मेरे हो। रोहन जैसे सम्मोहित हो गया। वह धीरे धीरे उस आकृति की तरफ बढ़ने लगा। विवेक ने उसे रोकने की कोशिश की। रोहन, होश में आ।
वह तुझे अपने साथ ले जाएगा, उसकी बात मत सुन। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। भैया, वह बहुत दर्द में है, वह कह रहा है उसे बाहर निकलना है। तांत्रिक चिल्लाया। उसे धोखा मत खाने दो। वह बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे किसी जीवित इंसान की जगह चाहिए। आत्मा गुस्से में चिल्लाई। हवा तेज हो गई, हवन की आग ऊंची उठने लगी। तांत्रिक ने राख उठाकर गड्ढे की तरफ फेंकी। मंत्रों की आवाज तेज हो गई, आकृति तड़पने लगी। रोहन जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड बाद काली आकृति वापस गड्ढे की तरफ खींचने लगी और अचानक गायब हो गई। सुबह का सूरज उग चुका था। आंगन में शांति थी। गड्ढा फिर से मिट्टी से भर चुका था। रोहन धीरे धीरे होश में आया। भैया, क्या वह चला गया? तांत्रिक जाने से पहले बोला। वह खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसे फिर से बांध दिया गया है। इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दो और याद रखो, रात में कभी यहाँ किसी का नाम मत पुकार। विवेक और रोहन ने उसी दिन घर छोड़ दिया। कुछ आवाजें आपको ढूंढती नहीं, वे बस इंतजार करती हैं कि आप उनका नाम सुनकर जवाब दें।